लौरा को लापता हुए 1 हफ्ता हो गया था। पुलिस हर जगह मेरी बेटी की तलाश कर रही थी और मैं घर पर भगवान यीशु से प्रे कर रही थी कि मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। उसका छोटा बेटा, मेरा नाती, भी मेरे साथ था और उसे दरवाजे पर घूरते हुए अपनी माँ के आने का इंतजार करते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही दिल दुखाने वाला था। तभी दोपहर को मेरा फोन बजा। मेरे पति जेकब वहां अपनी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैंने कॉल रिसीव की। मुझे वो मिल गई है, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज ने कहा और फोन रख दिया। कुछ सेकंड्स के लिए मैं हाथ में रिसीवर लेकर वहीं खड़ी रही और ये समझने की कोशिश करती रही कि अभी क्या हुआ था। उसके किडनैपर ने फोन किया था। मैंने समझदारी का काम किया और पुलिस को फोन किया और अपने पति को कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म किया। उस हफ्ते के बाद से हर बुधवार दोपहर को जब मैं घर पर बिल्कुल अकेली होती थी या अपने नाती के साथ होती थी, फोन बजता था और उस आदमी ने या तो मुझे बताया कि उसके पास लौरा है या कहता कि उसने उसे बहुत पहले ही मार डाला है। आखिर कोई मेरी बेटी को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? एक माँ के रूप में आपके लिए सबसे जरूरी बात आपके बच्चे की सेफ्टी और खुशी है। इसलिए जब आपका बच्चा खतरे में होता है या लापता हो जाता है तो ये दुनिया की सबसे डरावनी और दिल तोड़ने वाली बात होती है। यह सब जनवरी 1980 को शुरू हुआ। मेरा नाती एबल अब 4 साल का हुआ था और मेरी बेटी लौरा 2 जॉइंट ओनरशिप वाली दुकानों में एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। वो एक आस्तिक कैथोलिक और सिंगल मदर थी। उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। जब भी वो काम करती थी तो मैं और मेरे पति उसके बेटे की देखभाल करते थे। एक दिन जब वो काम कर रही थी तो उसके पास एक फोन आया। मुझे उम्मीद है कि मैंने लौरा स्कॉट को फोन किया है। हाँ बिल्कुल सर, मैं लौरा हूं, कहिए। मैं तुम्हारा लवर हूं डार्लिंग। जब लौरा ने ये शब्द सुने तो उसका पहला रिएक्शन था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे माफ करना, लेकिन मेरा कोई लवर नहीं है और ये एक ऑफिस है, इसलिए प्लीज यहां दोबारा प्रैंक कॉल मत करना। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। दिन बीतते गए और ऑफिस में फिर से एक फोन आया। क्या ये लौरा स्कॉट है? हाँ, मैं लौरा हूं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ सर? पिछली बार तुमने मेरा फोन काट दिया था, यू पिच। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमने फोन ही रख दिया। तुमने मेरा अपमान किया है और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं। सावधान रहना माय लव। मैं तुम्हें खत्म करने आ रहा हूं। इसके साथ ही कॉल कट हो गई। लौरा अपने ऑफिस में हैरान होकर बैठी रही और अभी जो कुछ हुआ था उस पर कार्रवाई करने के बारे में सोच रही थी, क्योंकि ये सिर्फ दूसरी कॉल ही थी। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही वो कॉल्स ज्यादा से ज्यादा आती गई और ये अजीब आदमी जिसने हमेशा अपनी पहचान छिपाई थी। मैं और मेरे पति जेकब जानते थे कि लौरा का कोई सा भी बॉयफ्रेंड या लवर नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर वक्त अपनी नौकरी और फिर अपने बेटे की देखभाल में बिजी रहती थी। वो कुछ डेट पर गई थी। एक शाम जब हम चारों मेरे घर में खाना शुरू करने वाले थे तभी फोन बजा और लौरा ने उसे उठाया। हेलो डियर। लौरा के चेहरे के एक्सप्रेशन ने हमें तुरंत बता दिया कि कॉल करने वाला कौन था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, उस आदमी ने कुछ कहा। क्या तुम बाहर जाकर अपनी कार को चेक करना चाहोगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है स्वीट हार्ट। लौरा ने फोन रख दिया और वो जेकब के पीछे पीछे अपनी कार की तरफ भागी। वहां उन्हें विंडशील्ड पर एक सड़ा हुआ गुलाब मिला। उस घटना के बाद हमने पुलिस को फोन किया और उन्हें फोन कॉल और उस गुलाब के बारे में सब कुछ बताया। हालांकि वे हेल्प करने के लिए मान गए थे, लेकिन उस लेवल पर वे कुछ ज्यादा नहीं कर सके। लेकिन फोन आना बंद नहीं हुआ। उसने लौरा को पुलिस बुलाने के लिए धमकाया और उसके प्रति अपने अटूट लव और लस्ट का भी इजहार किया। जब यह सब ज्यादा हो गया तो जेकब ने उससे कहा कि वो अपने साथ एक रिवॉल्वर, मतलब एक छोटी बंदूक रखे। लौरा ने अपनी सेफ्टी के लिए कराटे क्लासेस भी ज्वाइन की थी। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद लौरा और उनके एक कलीग अपने तीसरे कलीग को इमरजेंसी रूम में ले गए,
क्योंकि उसे मकड़ी ने काट लिया था। जब लॉरा अपनी कार को हॉस्पिटल के सामने ले जाने के लिए बाहर गई ताकि वे तीनों वापस ऑफिस जा सकें, तो हॉस्पिटल के मेन गेट पर रुकने के बजाय कार आगे भागती रही। तेज लाइट के कारण उसका कोई भी साथी ये नहीं देख सका कि कार कौन चला रहा था। वो 28 मई 1980 का दिन था, जिस दिन मेरी बेटी का किडनैप हो गया। इस घटना के कुछ घंटों बाद उसके लापता होने की सूचना मिली और एक हफ्ते बाद मुझे खुद अपराधी से वो धमकी भरी कॉल्स आने लगी। तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और 12 जून 1980 को, जिस दिन लॉरा का मामला ऑरेंज काउंटी रजिस्टर नाम के लोकल न्यूज़पेपर ने कवर किया था, एक अज्ञात आदमी ने फ्रंट डेस्क पर फोन किया और मेरी बेटी की हत्या करने की बात कबूल की। मैंने उसे मार डाला। मैंने लॉरा स्कॉट को मार डाला। वो मेरा प्यार थी। मैंने उसे किसी दूसरे आदमी धोखा करते हुए पकड़ लिया, पर उसने किसी और के साथ होने से इनकार कर दिया। मैंने उसे मार डाला और उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। उस आदमी ने फोन रखने से पहले कहा। इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन न तो लॉरा और न ही उसके हत्यारे को उस दिन से या उस दिन के बाद के दिनों में गिरफ्तार किया जा सका। अखबार के एडिटर को किया गया कॉल आखिरी बार था जब हत्यारे ने किसी से कांटेक्ट किया था। इसके बाद हमारे घर पर फोन आना बंद हो गया और मामला ठंडा पड़ गया। 4 साल बीत चुके थे और मेरा नाती अब 8 साल का हो गया था। वो हमारे साथ रहता था। जेकब को शेरिफ ऑफिस से फोन आया कि उन्हें कुछ मिला है। उन्हें उस हॉस्पिटल से कुछ मील दूर एक कंस्ट्रक्शन एरिया पर कुछ मानव हड्डियां मिली थीं, जहां लॉरा को आखिरी बार देखा गया था। मैं अंदर से टूट गई थी। जब उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया तो पता लगा कि मेरी बेटी मर गई थी और शायद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। 3 साल बाद मैं यहाँ रिटायरमेंट होम में हूँ और अपनी इकलौती बेटी के लिए न्याय का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पति जेकब की 1990 के दशक के एंड में डेथ हो गई थी और मुझे अपनी नाती की देखभाल करनी पड़ी। किसी अज्ञात साइको के कारण परिवार के किसी भी मेंबर को खो देना दिल दहलाने वाला है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो अब जहां भी हो उसे शांति मिले। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।